मैं रात को एक ड्राइवर के रूप में काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। फ्राइडे और सैटरडे रात हमेशा सबसे बिजी होती है, क्योंकि लोग घर पे होते हैं या दोस्त के साथ होते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। इसलिए मैं वीकेंड में हमेशा काम करता हूँ। एक सैटरडे की रात को 1 बजे मुझे एक रिक्वेस्ट मिली मैकडॉनल्ड से। कुणाल नाम के आदमी का ऑर्डर था। उसका घर मेरी लोकेशन से कुछ मिनट दूर था, इसलिए मैंने नज़दीक वाले मैकडॉनल्ड को सेलेक्ट किया, जो सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव की दूरी पर था, और उसका ऑर्डर लिया। ऑर्डर छोटा था, मुझे लगता है उसने सिर्फ 2 बर्गर्स मंगवाए थे। उसका घर लगभग 5 से 7 मिनट की दूरी पर था मैकडॉनल्ड से। मैंने ऐप के डायरेक्शंस का पालन किया और उसके घर तक पहुंचा। अंत में मुझे एक छोटे से बंद रास्ते पर ले गया। घर इस बंद रास्ते के अंत में था। वो एक हाईवे के साथ साथ चलने वाले पेड़ों के पास था, लेकिन उस समय रात को लेट होने के कारण वहाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी। मुझे डोरबेल बजाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कुणाल के नंबर पर कॉल किया। एक बार फ़ोन रिंग हुआ, फिर वो वॉइस मेल पर चला गया, इसलिए मैंने कॉल काट दी। फिर मुझे उससे एक मैसेज आया जिसमें उसने मुझे कहा कि दरवाजे पर आऊँ, इसलिए मैंने वही किया। मैं घर के डोरमेट पर गया और जल्दी फ्रंट डोर खुला। एक टकले आदमी ने दरवाज़ा खोला, और वो बहुत बड़े तो नहीं लग रहे थे। वो 30 साल के आसपास के लग रहे थे, लेकिन उनका सर पूरा गंजा था। शायद वो बीमार थे या उन्हें वो लुक पसंद था, इसलिए मैंने उनकी वजह से उन्हें जज नहीं किया। लेकिन उनकी सांसें बेहद गंदी थी और वो काफ़ी नशे में थे, तो थोड़ा अजीब लगा। पेमेंट ऐप के थ्रू हो गया था, इसलिए आमतौर पर पैसे के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये कुणाल ने मुझे कहा कि मैं पिज़्ज़ा उसके किचन टेबल पर रख दूँ जब तक वो टिप लेकर वापस ना आए। मैं मुफ्त के पैसे को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके किचन में इंतज़ार किया, जो कि एक छोटी सी रोशनी वाली नाइट लाइट के पास था। वहाँ काफ़ी कम रोशनी थी, पूरा किचन गंदा था और मुझे पता नहीं था कि क्यों। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल इतना समय ले रहा है बेसमेंट से टिप लेकर आने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगा। मैं लिविंग रूम में गया, जो किचन के साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ टीवी चल रहा था, जिसके वजह से मुझे कुछ दिख रहा था, लेकिन वहाँ की बदबू बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे पता चला कि पीछे का दरवाज़ा आधा खुला था। शायद वो उस बदबू को बाहर निकालने के लिए ही खुला गया था। मैं एक तेज़ सांस लेने के लिए वापस दरवाजे तक गया, लेकिन बदबू वहाँ बढ़ गई। फिर मैंने आदमी के घर के पीछे तक पहुँचने वाले डेक पर कदम रखा। मुझे मक्खियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मक्खियों का एक झुंड दरवाजे के पास था। फिर एक मोशन सेंसिंग लाइट ने मेरा मूवमेंट देखा और वो ऑन हो गई। लाइट ऑन होने से 2 बड़ी काली कचरे की बोरियां नज़र आई। बदबू सहने लायक नहीं थी। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा कि शायद मैं क्या देख रहा था। तभी टीप का इंतज़ार करना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा था। मैं अंदर चला गया और जल्दी से फ्रंट डोर की तरफ भागा, और तभी कुणाल बेसमेंट से निकलकर मुझे बुला रहा था। उनके हाथ में कुछ पैसे थे, और जब मैं दरवाज़ा खोलने वाला था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे कुछ तो सोचना पड़ा, इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में कुछ चेक करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, और वो मेरे पास आए और मुझे पैसे दे दिए। फिर वो बैक डोर की तरफ, जहाँ पर रोशनी अभी तक ऑन थी, देखे, और फिर मेरे तरफ देखे अपनी अजीब स्माइल के साथ, जो अभी तक कम हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे सख्त आवाज़ में पूछा कि क्या मैं उनके बैकयार्ड में गया था या नहीं। मैंने कहा नहीं, और वो मुझे देखते रहे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मुझे और कोई बकवास नहीं करनी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने उनका हाथ कंधे से हटा दिया और अपनी कार में भागने लगा। उन्होंने बड़ा लोहे का रॉड हाथ में लिया हुआ था। मैं उनके घर से दूर चल दिया और उनको रिपोर्ट करने के लिए तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मैंने गली के कोने तक जाते हुए देखा कि सिर्फ 2 मिनट में पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। मैंने सब देखा और पुलिस को बताया कि जहाँ जाना है, और कुणाल के बारे में बताया। उन्होंने पकड़ने की कोशिश करना शुरू किया। जिस समय कुणाल ने बैग्स को उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसमें शायद मुर्दे थे,
और उन्हें अपने घर के बैकयार्ड के पेड़ों में छुपा रहा था। इस आदमी के सारे व्यवहार में कुछ अलग था। वो पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ करने से लेकर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मारने तक, वो तो पागल था, लेकिन वो बड़े समझदार इंसान नहीं थे। मैं एक एशियन रेस्टोरेंट के लिए खाना पहुंचाता हूँ। ये मेरी उम्र के लिए सबसे अच्छी नौकरी है। सिर्फ खर्चे के लिए बड़ी टिप मिलती है। मेरा एक दोस्त और मैं वहाँ साथ काम करते हैं। हम दोनों इंडियन हैं। मेरा दोस्त काउंटर पर काम करता है और फ़ोन कॉल्स रिसीव करता है। मैं यूजुअली डिलीवरीज करता हूँ और मुझे ये काम बहुत पसंद है। मेरी एक रात की शिफ्ट थी और दोस्त ने फ़ोन कॉल ख़त्म करके मुझे बताया कि मुझे एक डिलीवरी करनी है। मुझे एक ब्राउन पेपर बैग दी गई और मैं तैयार होकर निकल गया। मुझे दिए गए एड्रेस ने मुझे एक छोटे से मिट्टी वाले ड्राइववे पर ले गया, जो मुख्य सड़क से अलग था, एक बंद जगह पर। इसको कोई लग्जरियस प्राइवेट प्रॉपर्टी मत समझना। ये एक पुरानी और लापरवाह प्रॉपर्टी थी और घर में एक भी रोशनी नहीं थी। घास बहुत लंबी थी। मैंने अपने दोस्त को रेस्टोरेंट में वापस फ़ोन किया और उसने मुझे बॉस से बात करने को कहा। हमारे बॉस का एक्सेंट बहुत ख़राब था। वो मुझे चिल्लाता था कि दरवाज़ा खटखटाओ और खाना बर्बाद मत करो। मैंने कार के बाहर निकलकर अपने घुटने पर घास को महसूस किया। घास बहुत लंबी थी। 3 सीढ़ी से ऊपर गया और दरवाजे पर जाकर ज़ोर से नॉक किया। दरवाज़ा खोलने का हैंडल नहीं था, जैसा मुझे लगा ही था नहीं रहेगा। 30 सेकंड इंतज़ार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं कार में वापस चला गया। जब मैं दोस्त को फ़ोन करते करते ऊपर देखा तो इस बार घर के एक ऊपर वाले कमरे की रोशनी जल रही थी। फिर मैं दरवाजे तक वापस गया और दोबारा नॉक किया। पहले ही नॉक पर दरवाज़ा थोड़ा खुला। कोई दरवाजे के सामने खड़ा नहीं था। मैं दरवाजे को थोड़ा और खोल के हेलो कहा। मेरी आवाज़ खाली घर में गूंज रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आवाज़ दरवाजे तक आए, लेकिन कभी नहीं आई। ये तो दिख रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खोला है, तो अगर वो दरवाजे तक नहीं आने वाले हैं तो मैं समझा था कि वो मुझे अंदर आने के लिए बुला रहे हैं। मैंने घर के अंदर कदम रखा। मेरे जूते लकड़े के फ्लोर पर आवाज़ कर रहे थे। मैं दोबारा एक बार बुलाया और इस बार कोई जवाब मिला। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो ऊपर बुला रहे हैं, ऊपर आ जाओ। तो मैं समझा कि मुझे ऊपर जाना है। हॉलवे में एक दरवाजे के बीच में एक सीढ़ी थी, तो मैं वहाँ गया। सीढ़ी की तरफ चलने पर मुझे दरवाजे के ऊपर किसी का हाथ दिखा, जो एक यहाँ आओ इशारा कर रहा था। मैंने कहा, मैंने आपके लिए खाना लाया है। जब मैं सीढ़ी के बीच तक पहुँचा तो हाथ वहाँ नहीं था। जब मैं ऊपर तक पहुँचा तो दरवाजे के पीछे के कमरे में अंदर कोई था जिसने रोशनी बंद कर दी थी, लेकिन मैंने असल व्यक्ति को नहीं देखा। फिर से वही हाथ देखा जो सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से पर था। वो वही यहाँ आओ इशारा कर रहा था। उस व्यक्ति के कंधे से ऊपर की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कमरे में इतनी कम रोशनी थी, मुझे व्यक्ति का चेहरा देखने नहीं मिल रहा था, बस उसका हाथ दिखाई दे रहा था। वो व्यक्ति का कंधा कमरे के अंदर था। मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, बस उसके हाथ वहाँ यहाँ आओ इशारा कर रहे थे। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मैं उस कमरे में नहीं जा रहा। तुम बाहर आओ पैसा लेकर, या मैं यहाँ से चले जाऊँगा। उस व्यक्ति ने हाथ कमरे के अंदर खींच लिया और कुछ देर के बाद मुझे वहाँ खड़ा होकर सुनाई दिया। वो व्यक्ति मुंह पर एक पक्षी की तरह कातिल नज़र से देख रहा था। फिर कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुझे एक चीज़ से मारा गया। वो इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे कुछ समय तक समझ नहीं आया कि मुझे एक कठोर हाथ से मारा गया है। वो कोई प्लास्टिक का हैलोवीन टॉय नहीं था, वो असल हाथ था। मैं खाने के साथ नीचे भाग गया, लेकिन खाना अभी भी मेरे हाथ में था। मैं कार चलाने के बाद वापस रेस्टोरेंट पहुंच गया और अपने बॉस को सब कुछ समझा दिया। बॉस समझ गया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं उस कमरे में गया होता तो क्या होता, और मैं वहाँ किस इंसान या किस चीज़ को मिलता, और वो बंदे ने जो हाथ फेंक के मारा, वो हाथ किसका था। मैं पहले डोमिनोज में काम करता था। वो 3 बजे रात को बंद हो जाता था, और क्योंकि कॉलेज के टाइम में मेरा समर वेकेशन था, इसलिए मेरा बॉस इसका फ़ायदा उठाता था और हमेशा मुझे 9 से 3 बजे की शिफ्ट देता था। इतनी रात को काम करने के लिए हमेशा कम से कम 3 लोग होते थे।
एक पिज़्ज़ा बनाने वाला, एक ऑर्डर लेने वाला और एक डिलीवरी करने वाला। इस रात पिज़्ज़ा बनाने वाला जावेद था, 28 साल का एक दिल्ली का लड़का, जो 2 नौकरी करता था। वो हमेशा गुस्से में रहता था, इसलिए जब मुझे कुछ डिलीवरी करने को कहता था, मैं बिना शिकायत के वो कर देता था। क्योंकि ये सैटरडे नाइट थी, इसलिए 2 बजे के बाद भी डिलीवरी के फ़ोन आ रहे थे। लगभग 2:30 बजे मुझे 2 पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए एड्रेस मिला, जिसे मैं अभी तक हल्का-हल्का याद कर पा रहा हूँ। 27 क्रूकर ड्राइव या कुछ ऐसा ही था। मैं अपनी पुरानी और बिगड़ी हुई 2002 की होंडा सिविक लेकर वो जगह पहुँचा। ये सबसे छोटी मुख्य सड़क थी। यहाँ सब जगह सिर्फ पेड़ थे और कोई रोशनी नहीं थी। जो रोशनी दिखती थी वो मेरी कार की हेडलाइट्स की थी। मैं सड़क से अलग होकर एक मिट्टी वाले रोड पर आ गया, जिसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी साइन था। मुझे लगा कि मैं वो घर पहुंच गया था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मेरी कार में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और मुझे लगा कि मेरी कार के स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने तुरंत कार रोक दी और उतर कर जाँच की। कार का फ्रंट राइट टायर पूरी तरह से फट गया था। मुझे दिखाई दिया कि कार से घर वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करने के बजाय पिज़्ज़ा डिलीवर करना और उस आदमी से मदद मांगने का ज़्यादा सेंस बन रहा था। घर के फ्रंट तक पहुंचा। एक आम सा घर था जो पेड़ों की वजह से पूरी तरह ढका हुआ था। घर के अंदर रोशनी जल रही थी, लेकिन पर्दे सब बंद थे। मैंने बेल बजाया और तुरंत एक आम आदमी ने दरवाज़ा खोला। जब मैंने पिज़्ज़ा और पैसे एक्सचेंज किए तो मैंने उस आदमी को अपनी परेशानी बताई। उसके चेहरे पर चिंता की भावना दिखी जब वो मुझे पैसे दे रहा था और मैं पिज़्ज़ा दे रहा था। उसने मेरे साथ बाहर आकर मेरी कार को देखने के लिए कहा। घर से कार 30 सेकंड दूर थी। उसने मेरी कार तक पहुंचकर टायर की जांच की। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है, बस उसे कुछ टूल्स लेने थे। मैं सोचने लगा कि मैंने उसके मिट्टी वाली रोड पर ऐसी क्या चोट लगाई जिससे मेरा टायर फट गया। मुझसे बोला चिंता मत करो। जब मैं उसके रोड की तरफ चल रहा था, मुझे लगा कि वो इंटेंशनली वहाँ पर स्पाइक स्ट्रिप रख दिया है। मैं बहुत कुछ सोचने लगा, क्या हो सकता है। इसलिए मैंने जैसे ही स्पाइक स्ट्रिप को देखा, मैंने वापस आते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला। वो मुझे देखा। मुझे डर था कि वो मुझ पर शक करेगा, लेकिन फिर वो मुड़कर चला गया और कहा कि वो अंदर जाकर कुछ टूल्स लेके आता है। सिर्फ वो ही जाने कि वो टूल्स क्या थे। मैं उसके घर के फ्रंट डोर तक पहुंचने तक उसकी कार को देखने के लिए रुका। जब वो फ्रंट डोर तक पहुंचा तब मैं कार में वापस बैठा, कार को स्टार्ट किया और रिवर्स में डाल दिया। मुझे वहाँ रुक के ये पता नहीं करना था कि वो क्या कर रहा है। फ्लैट टायर डर्ट रोड पर हिला जब मेरी कार धीरे धीरे रिवर्स में चली गई। मैं एक बार और स्पाइक स्ट्रिप से बचने के लिए कार को आगे ले गया। मेरी कार प्राइवेट मिट्टी वाले पार्ट से कंक्रीट पर आ गई। मैं वापस देखा, क्या वो मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए रुक कर देखा कि वो मुझे फॉलो कर रहा है। कार मुझे ओवरटेक कर गई, लेकिन थोड़ी दूर पर रुक गई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह आदमी मुझे डोमिनोज से ढूंढ लेगा जहाँ से उसने ऑर्डर किया था। मैं उसे अपने घर तक नहीं लेके जाना चाहता था, इसलिए मुझे ज़्यादा सतर्क रहना था और पुलिस को फ़ोन करने के लिए बेहद ही ज़्यादा संदेह में था। मैंने पुलिस को अपनी एग्ज़िट लोकेशन के लिए फ़ोन किया, मुझे फॉलो करने के डर से परेशान। 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद एक पुलिस कार धीरे धीरे सड़क पर घूम रही थी और मैंने अपना हॉर्न बजाया जिससे वो रुकी। वो पुलिस कार रिवर्स में रुक गई, जिससे उसकी और मेरी विंडो आमने सामने हो गई। फिर हम दोनों ने विंडो खोली। मैंने अपनी कार के सामने वाली कार को पॉइंट किया जिसकी लाइट्स ऑफ थी। वो मेरी कार से थोड़ा आगे खड़ी थी, लेकिन तब वो कार बिना लाइट्स के चल पड़ी और तुरंत रात में गायब हो गई। पुलिस ने अपनी लाइट्स ऑन की और उस कार के पीछे भागा बिना कुछ बोले। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे फॉलो करने के लिए था या नहीं, लेकिन मैं अपने फ्लैट टायर की वजह से उसे फॉलो नहीं कर सकता था। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके अपने घर चला गया और कार को ड्राइववे में पार्क किया। मैं अभी तक ये नहीं जानता कि वो पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ पाए या नहीं। मुझे शायद विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ये सोचने का मौका मिलता था कि शायद उन्होंने उसे पकड़ लिया हो, चाहे वो हो या ना हो। मैं हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता था, हर बार जब मैं घर जाने के लिए निकलता था उस रात के बाद, और मैंने वो नौकरी 2 महीने बाद छोड़ दी।